चलिए बेटा, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट टर्न पे क्या पढ़े थे बेटा? लास्ट टर्न पे हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़े थे और रिफ्रैक्शन स्लैब से पढ़े थे, और एक पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों सेम मीडियम में होगा तब, और एक पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर डिफरेंट मीडियम में होगा तब क्या होगा बेटा। ठीक है, तो ये जो भी पढ़े थे बेटा ये सब के सब पैराक्सियल रेज के लिए पढ़े थे। किसके लिए पढ़े थे बेटा? हम लोग पैराक्सियल रेज के लिए पढ़े थे, क्योंकि आपने देखा था कि d डैश अपॉन डी बराबर n2/n1, बेसिकली स्नेल्स लॉ से ही ये आया है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर हम डाल देते हैं कि साहब कि अगर हमारी रेज क्या हो जाए, अगर पैराक्सियल हो जाए, तो वहाँ पे अपरेंट डेप्थ बाई रियल डेप्थ बराबर n2/n1, ये हम लोग ने क्या पढ़ा था, वहाँ से हम लोग लेके आए थे। और जितना भी कैलकुलेशन किए थे सब हम लोग किस पे किए थे बेटा? उसी पे किए थे जब वो पैराक्सियल रेज के लिए किए थे। ठीक है, अब बेटा क्या करना है कि ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि साहब अगर रेज पैराक्सियल नहीं हो, ठीक है, तब इमेज कहाँ फॉर्म होंगी, कैसे उसको बनाने का तरीका है? तो बेटा आइए बताते हैं उसको बनाने का तरीका क्या है कि साहब उसमें तो d डैश अपॉन डी भी लगाना था, इसमें कुछ नहीं, सिंपल स्नेल्स लॉ लगाना है, फॉर्मूला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, ये हम आपको अभी क्वेश्चन करा रहे हैं बेटा SC वर्मा का, ये भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं HC वर्मा का। SC वर्मा सर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई होप सो 24 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 24। बहुत ही बेहतरीन। ये साहब अगर इस पे कोई पैराक्सियल रेज लगा के मतलब d डैश अपॉन डी बराबर n2/n1 लगा के बनाएगा बेटा 100% उसका आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्या कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है। क्या है बेटा? एक सिलिंड्रिकल वेसल है, मतलब कंटेनर है। कैसा? तो सिलिंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है, आइए मतलब आप ध्यान से देखिए, अगर बुक होगा तो बुक खोल के देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन यही है। थोड़ा सा और हम लोग चौड़ा बना लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये एक हमारी सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है, या वेसल है। ठीक है, कह रहा है क्या कि साहब इसकी जो डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर की है। सिलिंड्रिकल वेसल की डायमीटर कितनी है बेटा? 30 सेंटीमीटर की डायमीटर है, और साहब यही 30 सेंटीमीटर का ये इसकी हाइट भी दी हुई है। ये भी कितना दिया हुआ है बेटा? 30 सेंटीमीटर इसका हाइट भी दिया हुआ है और 30 सेंटीमीटर इसका डायमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायमीटर व्यास और ये इसका हाइट ऊंचाई हो गया। ठीक है, कह रहा है कि मान लो कि ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। ठीक है, इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ो। कहता है क्या? समझ में आ गया? कह रहा है क्या कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है बेटा। ठीक है, कहता है क्या कि एक आंख है। ठीक है, आंख बेसिकली इसी AB लाइन पे है। आईज जो है उसका किसी ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर का जो आई है वो इसी AB लाइन में है। किस लाइन में है बेटा? इसी AB लाइन में है। ठीक है, कहता है क्या कि साहब इस सिलेंडर का जो सेंटर है, मतलब डायमीटर का, मतलब ये वाला सेंटर, मतलब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो गया बेटा? सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, 5 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक साहब यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां पे क्या है बेटा? ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है,
और कैसे पता करेंगे सर ये पैरेक्शियल रेज नहीं है, ये पैरेक्शियल वाला फॉर्मूला जो डी डैश अपॉन डी बराबर N2/N1 वो नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं लगाने के बाद आंसर भी वो हो जाएगा, तो साहब आप गलती से आंसर वो टिक करके आ जाएगा, आपका 4 नंबर भी चला जाएगा, 5 नंबर चला जाएगा। तो ध्यान से देख, यहाँ से सेंटर जो है यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अच्छा, कह रहा है कि ध्यान से देखो कि अगर ये आदमी देखेगा तो आदमी तो बेसिकली इसके नीचे वाला देखेगा नहीं, क्योंकि साहब इधर आंख रहेगा तो ये पूरा का पूरा ओपन एरिया है तो वो दिखाई देगा, लेकिन ये तो क्लोज्ड एरिया हो गया ना, तो ये दिखाई नहीं देगा। तो आंख यहाँ पे है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा ऐसे दिख रहा है, ठीक है। इस लाइन पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या करेगा, वो ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। तो अभी सोचो कि अगर आंख यहाँ पे है तो क्या अभी ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा बेटा नॉर्मली? तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साहब इसके लाइन में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या किया कि साहब क्वेश्चन बोला कि इसमें हम पानी भरना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि साहब पानी भरते हैं तो साहब ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है, उसकी इमेज कहीं दूसरी जगह बनती है। तो तुम सोचो कि अगर इसमें हम वाटर फिल करना चालू कर दे, क्या फिल करना चालू कर दे बेटा? वाटर फिल करना चालू कर दे, पानी। ठीक है, मान लो एक पानी फिल किए, तो पानी के फिल करने से सोचो कि ऐसा हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट यहां से शिफ्ट करके यहां पे इसका इमेज बन जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, होता है। अरे यार, जब ऑब्जेक्ट एक पोजीशन थे, यहां पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज यहां बनता था कि नहीं बनता था? शिफ्ट होता था। वैसे ये ऑब्जेक्ट यहां से शिफ्ट होकर अगर इसका इमेज अगर यहां बन जाए अपरेंट, तो तुम सोचो कि साहब अब ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन रहा है, मतलब ये आंखों के द्वारा ये इमेज अब दिखाई देगा। तो एससी वर्मा क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन यही कहा गया कि साहब कितने हाइट तक, कितने हाइट तक, ये हाइट मान लीजिए y, कितने हाइट तक इसमें पानी फिल किया जाए। ये क्या आ गया बेटा? वाटर। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपको याद कराए थे, 4/3। मतलब पानी कितने हाइट तक भरा जाए, कितने हाइट तक पानी भरा जाए कि साहब ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देना चालू कर दे इस ऑब्जर्वर के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन है साहब। अब इसका सॉल्यूशन बनाना है, कैसे सॉल्यूशन बनाए, एकदम टेंशन नहीं लेना बेटा, एकदम फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से समझ के लगा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, एससी वर्मा में सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होते हैं। आइए यहां ध्यान से देखिए, कहता है क्या कि अगर इसको देखना है, इसका मतलब इस इमेज से लाइट को ऐसे जाना होगा, लाइट अगर ऐसे जाएगी तभी तो साहब इसका इमेज यहां बन पाएगा। हाँ सर, हाँ, तभी तो ये दिखेगा, मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे होगा कहां से, इस इमेज से। अब तो सोच, ये रे ऐसे आंखों पे चली जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे है बेटा, इंसिडेंट रे तो अभी ऑब्जेक्ट से निकलेगा। ठीक है, तो तुम सोचो कि अगर इसको ये रे मिल रही है तो ये रे आएगी कहां से, तो आएगी तो सब ऑब्जेक्ट से। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, कहीं से या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हो, कहीं से लाइट रे पड़ रही है, यहां से टकराने के बाद लाइट रे ऑब्जेक्ट पे पड़ी, ऑब्जेक्ट से लाइट रे इसकी आंखों पे जा रही है, तो आंखों पे जाएगी कैसे? तो तू ध्यान से देख, ध्यान समझना बेटा कि ये तो रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे कैसे हो गई, ऑब्जेक्ट से लाइट यहां तक पहुंची कैसे? तो वहां से देख कि साहब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट पे लाइट रे को आना है, तो आएगी कहां से, तो ऑब्जेक्ट से ही आएगी, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे उस पॉइंट में मिला दे बेटा। ये लाइट बेसिकली ऐसे गई होगी, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे ये हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया बेटा? नॉर्मल। तो साहब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या हो गया बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया हमारा एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा कि साहब ये डेंसर है और ये रेयरर है, मतलब ये एयर है, बाहर की ओर एयर है और ये पानी भरा हुआ है, तो डेंसर से रेयरर में जाएगी तो साहब नॉर्मल से क्या करेगा, दूर भागेगा। एकदम डायग्राम हम लोग एकदम फिट और सुटेबल बना हुआ है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे निकली होगी और इसी लाइन से इसी लाइन में ये रिफ्रैक्ट कर गई होगी, तभी ये लाइट रे ऐसा लग रहा होगा कि यहां से जा रही है और ये लाइट रे यहां से आंखों पे पड़ गई और इमेज दिखाई देना चालू हो गया। शाबाश बेटा। आइए तुम सोचो कि साहब अभी आई के बारे में हमें कोई ख्याल नहीं है, लेकिन तुम सोचो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो हाँ सर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां ध्यान से देख कि अगर यहां से यहां तक ये कितना है बेटा, 30 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक 30 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री नहीं, क्योंकि tan थीटा बराबर अगर करोगे तो 30/30 कितना हो जाएगा 1, और tan थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। तो तुम ध्यान से देखो कि साहब हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन 45 डिग्री बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन, यही तो डॉटेड लाइन ऐसे जा रही है बेटा, तो ये लाइन भी कितना बनाएगा 45, तो 45 अगर ये होगा और ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। या वर्टिकल के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रही है 45, ये भी बना रही है, तो वर्टिकल के साथ ये लाइन कितना बन जाएगी 45। मतलब हमें इस क्वेश्चन से एक चीज तो पता चल गया कि साहब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, वो हमें पता चल गया। तो एक काम कर बेटा, तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल ले। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल। तो फॉर कैलकुलेशन फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन फॉर, क्वेश्चन लिख लीजिएगा बेटा एस सी वर्मा के बुक से, है ना, आपको मटेरियल भी दे दिया गया, उसमें एस सी वर्मा का क्वेश्चन दिया गया। कैलकुलेशन फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं, हल निकालने वाले हैं। तो तुम सोचो क्या लगाएंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे बेटा, ये सॉल्यूशन चल रहा है आपका, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा, फॉर्मूला लिख ले बेटा, n1 साइन आई बराबर होता है सर n2 साइन आर के। या तुम ध्यान से देख, यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम यहां पे है, तो साहब यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो साहब इसके जस्ट इधर अगल और बगल वाले मीडियम को देखना है। तो कहां से लाइट रे आ रही है, तो साहब वाटर से आ रही है, किस में जा रही है, तो एयर में जा रही है, ये एयर है बेटा, है ना। आओ तो आ रही है वाटर से, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, ये क्या हो जाएगा साइन आई, और आई का मान निकालना ही है बेटा, बराबर n2 कितना हो जाएगा 1, और साइन आर का मान हो जाएगा, साइन आर का मान हो जाएगा 45 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, या 4/3 साइन आई बराबर साइन 45 का मान होता है 1/√2। नहीं, या यहां से आप निकालोगे कि साइन आई बराबर कितना हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 3/4√2। नहीं तो हाँ हो गया। अब तुम सोचो कि साइन आई हो गया, आई निकल गया यहां से, मतलब यहां से आई बराबर क्या होगा साइन इनवर्स दिख, तो ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इसको यहीं पे मान के इसको छोड़ दीजिए, कभी तो कभी इसका यूज आएगा। अब आगे हल करते हैं। हमें क्या निकालना बेटा, बेसिकली यहां से यहां तक की हाइट निकालनी, मतलब हमने पानी यहां तक भरा है, ठीक है, यही वाई हाइट निकालनी है। तो इस वाई हाइट के लिए तुम सोचो क्या क्या कर ले। एक काम करो, इसको नीचे डालो, इसको थोड़ा सा बढ़ाओ तो अपने कोई ट्रायंगल वगैरह बनते हुए नजर आएगा। एक ट्रायंगल तो आपका कौन कौन से कर लिए थे, ए बी ओ, यहाँ पे सी मान लो और इसको डी मान लो, है ना। चलो ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो ट्रायंगल ओ सी डी में, किस ट्रायंगल में बेटा, ओ सी डी ट्रायंगल में अगर देखोगे तो अगर tan थीटा मतलब tan आई बराबर क्या होगा, यहां से यहां तक बटा यहां से यहां तक, और ये हमारी क्या हो जाएगी y।
तो एक काम करो, ये तो सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर है तो पूरा 30 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 15। तो लेकिन यहां से यहां तक की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो एक काम करो, इसको मान लो x। क्या मान लो बेटा? x। ठीक है, तो तुम सोचो कि इन ट्रायंगल OCD में, किस ट्रायंगल में बेटा? OCD ट्रायंगल में अगर देखोगे तो आपको क्या निकलेगा बेटा? tan i बराबर, तो tan i बराबर क्या हो जाएगा? OC अपॉन OD। क्या हो जाएगा बेटा? OC अपॉन CD, या tan i बराबर, OC का मान देखते बेटा कितना होगा? OC का मान है 5 + x और CD का मान है बेटा y। अब बेसिकली हमें sin i का मान पता है और tan i का मान अगर निकले तो साहब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे एक काम करो, इसको भी यहीं पे घेरा मार के छोड़ दो, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से sin i पता है तो आप एक काम करो cos i निकाल दो, चूंकि sin i बराबर है 3/4√2, इसलिए cos थीटा मतलब cos i बराबर क्या होता है? तो √1 - sin स्क्वायर थीटा। नहीं, अरे कैसे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो हमको क्या चाहिए? cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 - sin स्क्वायर थीटा, या cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √1 - sin स्क्वायर थीटा। ये होता है ना, तो यहां से हम cos थीटा निकाल सकते हैं। तो cos थीटा बराबर √1 - sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा, तो इसको स्क्वायर कर दो, तो 3/4√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, या cos i बराबर √1 - 3 का स्क्वायर 9 बटा 4 का स्क्वायर 16 × 2 32 बराबर हो जाएगा √32 में से 9 गई, कितना हो जाएगा बेटा? तो 32 में से ये 32 - 9 कितना हो जाएगा बेटा? 32 - 9, एलसीएम ले लो 32 का, तो ये हो जाएगा √12 में से 9 गई 3, ये हो जाएगा 23/32। ठीक है, तो एग्जैक्ट कोई वैल्यू आया नहीं है, है ना। और 32, 16 दूना 32, तो काम करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 को 16 दूना 32, है ना, और 23 तो नहीं कटेगा, तो हो जाएगा √1/4 यहाँ से बाहर निकाल दो, √23/2। एक काम करो, sin i पता चल गया, cos i पता चल गया, तो tan i निकाल लो। तो tan i बराबर होगा sin i / cos i बराबर, sin i का वैल्यू है 3/4√2 गुने cos i का वैल्यू है 1/4, तो ये 4 हो जाएगा बाई 23 का अंडर रूट गुने √2, तो 4√2 और 4√2 कट गया, तो बचा क्या? 3/√23, है ना। तो ये हो गया 23 का मतलब कि 5 से कम, मतलब 4 पॉइंट समथिंग। इसकी वैल्यू अगर निकालोगे इसकी अगर वैल्यू निकाल के देखो कितना वैल्यू आता है। कैलकुलेटर वो कहाँ है जी? मिल गया, √23 इसका √23
तो ये हो जाएगा 3/4.79, कुछ ऐसे आ रहा है, 7958 ऐसे। अब एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो, 3 डिवाइडेड बाई 4.7958 बराबर हो जाएगा 0.625। कितना आ रहा है बेटा? ये आ गया 0.625, है ना, इतना ही रहने दीजिए। ये आपका निकल गया बेटा tan i का वैल्यू। अब एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस tan i का वैल्यू अगर इसमें पुट करो तो देखो तो क्या आ रहा है बेटा, आई, ठीक है, आई। पुट tan i इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में tan i की वैल्यू पुट कर दो तो tan i बराबर कितना है? चूंकि tan i बराबर है आपका 5 + x, y में क्या है बेटा? y, या tan i बराबर यहाँ पे है 0.625 बराबर 5 + x/y। एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये क्या हो जाएगा? 5 + x बराबर 0.625 आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फिर क्या करो, 2 मान के छोड़ दो, क्योंकि एक सेकंड, इंटू वाई ना होगा, ये इंटू वाई, इक्वेशन नंबर 2 मान के छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बाबू यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, x और y। तो 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमको कितने इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी बेटा? एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे कितने x और y में कितने इक्वेशन मिले हैं बेटा? एक ही इक्वेशन मिला है, इसलिए एक इक्वेशन हमको और लाना होगा, ठीक है। अब वो इक्वेशन कहाँ से आएगा? तो इसी डायग्राम से बेटा वो भी आएगा। कैसे? तो ध्यान से देख, हाँ, ये हो सकता है। यहाँ देख तो, इन ट्रायंगल ADC में, किस ट्रायंगल में बेटा? ADC में, ध्यान से देख तो बेटा, इन ट्रायंगल ACD में, ठीक है। अगर देखोगे तो tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा? तो tan थीटा बराबर CD/AC। क्या हो जाएगा बेटा? CD/AC होगा, हाँ होगा। और tan 45 का मान कितना होता है? 1, और CD का मान कितना है बेटा? y बाई A से C का मान कितना है? तो ध्यान से देखेंगे, ये तो सेंट्रल पार्ट है, तो ये पूरा का पूरा 30 है। तो साहब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 15। अरे यार, रेडियस नहीं, तो हाँ, क्योंकि ये डायमीटर 30 है ना, तो ये तो सेंटर है ना बेटा, तो सेंटर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगा। तो तुम सोचो AC का मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 + x। कितना हो जाएगा बेटा? ये 15 + x, या y बराबर हो जाएगा 15 + x, या यहाँ से x का मान निकाल लो, x बराबर हो जाएगा y - 15, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। अब x का मान इसमें पुट कर दो, y का मान निकल जाएगा। पुट x इन इक्वेशन किस में बेटा? इसमें पुट कर दो, 2 में। नहीं, x का मान निकल गया ना? नहीं, कैसे निकला? तो इस वाले ट्रायंगल में ले लिए, एक और बड़ा वाला ट्रायंगल है ना ये, तो ये 45 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक अब डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकाल लिए, काम खत्म। आइए, तो x का मान जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? चूंकि है क्या बेटा? 5 + x बराबर है 0.625 इंटू वाई के, या 5 + x का वैल्यू है y - 15 बराबर 0.625y, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, या ठीक है। आई तो या
ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा y माइनस, ये इधर आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 0.625y बराबर, ये 15 उधर चला जाएगा, ये 15 और 10 माइनस 15 और 5 माइनस 10 उधर चला जाएगा तो प्लस का 10। ठीक है, और एक में से 0.625 घटाओ तो 1.000 में से 0.625 अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 5, 9 में से 2 गई 7, 9 में से 6 गई 3, तो 0.375। तो ये कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है बेटा, तो हो जाएगा 0.375y बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो y का वैल्यू निकाल लो, है ना। कहाँ लिख दे, ये डायग्राम को मिटा दे रहे बेटा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10/0.375। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। डिवाइड करके देख लो कितना आंसर आता है। टेन डिवाइडेड बाई 0.375 दैट इज इक्वल्स टू 26.666। यह आ जाएगा 26.666, मतलब 67 मान लो सेंटीमीटर। ये अपना क्या आ गया बेटा आंसर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा ये, है ना। इसको अब देखने में क्या है कि बड़ा लंबा है, ये लंबा नहीं है बेटा, एक्चुअली मुझे समझाना है तो इसलिए ये इतना लंबा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको एक एक स्टेप आपको दिखाना है, एक एक स्टेप मिस नहीं करना है। ठीक है, कि आपको समझने में सहूलियत हो। ठीक है, इसलिए क्या है कि ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, लेकिन देखोगे कि कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या लगाया था, स्लेंस लॉ लगा लिया, और स्लेंस लॉ लगा लिया तो साइन आई का वैल्यू पता चल गया, और साइन आई से हमने क्या निकाल लिया, tan आई। ठीक है, तो साइन आई से हमने कॉस आई निकाला, और कॉस आई से हमें क्या निकालना, tan आई। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि tan आई की रिक्वायरमेंट है, तो हमने साइन आई निकला है तो कॉस आई, और कॉस आई से tan आई निकाल लिया, और tan आई का वैल्यू इसमें पुट कर दिया। क्या, तो ट्रायंगल ले लिया, तो ट्रायंगल हमें बेसिकली y और x में रिलेशन निकालना होगा, क्योंकि हमको y निकालना है, तो y और x में रिलेशन हमको क्या दे दिया, tan थीटा दे दिया, तो tan आई का वैल्यू इतना हो गया। तो एक इक्वेशन यहाँ से हमने देखा क्या है साहब, वो इसको जब सॉल्व किए तो ऐसे सॉल्व होते गया, और यहाँ पे x प्लस वाई 5 प्लस एक्स बराबर होगा 0.625 इंटू वाई। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। हमने क्या देखा कि यहाँ पे x और y में रिलेशन तो आ गया, लेकिन साहब यहाँ पे क्या है कि x भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल, तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एक और इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो उस इक्वेशन के लिए हमने क्या किया बेटा, एक और ट्रायंगल हमने देख लिया जो उसी में ट्रायंगल में बना हुआ है डायग्राम में ही, तो बस हमने उसको सॉल्व किया, हमारा आंसर खट से आ गया बेटा 26.67। आई होप सो दिस विल बी द राइट आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, है ना। तो बेटा इसके बाद बड़ा टाइम ले लिया, एक काम कीजिए, ठीक है, इसको एक अलग सेक्शन में रहने देते हैं। ठीक है, और क्या है बेटा कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आपको पढ़ाना है क्रिटिकल एंगल और TIR के बारे में पढ़ाना है, तो एक अलग टॉपिक ही हो जाएगा। तो हम लोग अभी इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्रिटिकल एंगल और TIR के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बस यहीं पे रहने